हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और आज इसका सेकंड लेक्चर है और हमारा टॉपिक है आज का 4.2 दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सो हम जानेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था अबाउट रेट ऑफ रिएक्शंस। अब उस रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे, जो उसको ऑल्टर करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा वो हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब समझेंगे कि टर्म क्या है। अब ये कह रहा है कि रिएक्टिंग स्पीसीज जो होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा कैसा ROR है। तो ये वेरी वेल नोन फैक्ट है कि जितना हमारा टाइम बढ़ते जाता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन घटते जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं। ये हम आगे के टॉपिक में आज देखेंगे, बट अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो अभी मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं। हम एक ब्लॉक ऑफ वुड लेंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा, और उसको क्या करेंगे, ओपन एयर में छत पे जाके बर्न करेंगे, जलाएंगे। तो छत पे जलाएं और उसी लकड़ी के टुकड़े को एक बंद कमरे में, क्लोज रूम में बर्न करें। तो कहाँ पे वो ज्यादा अच्छे रेट से जलेगा, कहाँ पे बर्निंग प्रोसेस फास्टर होगी, ये हमें समझना है। तो फर्स्ट केस में हमारा लकड़ी का टुकड़ा कहाँ पे है, कलर बदल लो। फर्स्ट केस में जो ब्लॉक ऑफ वुड है उसको कहाँ पे बर्न करना है, इन ओपन एयर। और इसी लकड़ी के टुकड़े को बर्न करना है अब क्लोज रूम में। और दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों कहां पे फास्टर रिएक्शन देंगे, दोनों कहां पे तेजी से जलेंगे। तो यहां ध्यान से हम देखेंगे तो लकड़ी का टुकड़ा तो वही है, ओपन एयर और क्लोज रूम में क्या वेरी कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वेरी कर रहा है। ओपन एयर में बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन होंगे, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होंगे, और क्लोज रूम में लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होंगे। क्लोज रूम में लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होंगे, वेयर एज इन ओपन रूम, छत पे, ओपन एयर नॉट ओपन रूम, ओपन एयर, तो छत पे क्या होंगे, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों में आप वेरी क्लियरली कह सकते हैं कि जो ज्यादा अच्छी बर्निंग कहां पे होगी, फास्टर रेट से। तो फास्टर रेट से रिएक्शन होगा जहां हम ओपन एयर में करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, रेट ऑफ रिएक्शन से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगी, रेट ऑफ रिएक्शन से। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज बढ़ेगी उतना हमारा रेट बढ़ेगा। हमने क्लियर कर लिया, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा था तो बर्निंग रेट फास्टर थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन घटा था बंद कमरे में तो बर्निंग रेट स्लोअर थी। तो क्लियर हो गया कि दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्टली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे स्टार लगाता हूं, क्योंकि आज ही इस टॉपिक के बारे में हम फिर डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। इस पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे तो आप देख लेंगे कि ये पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यहां लिख दिया है हमने। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का। अब इन जनरल हमें पता है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रीवियस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एज यूजुअल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम किसी कुकिंग स्टोव पे है, गैस पे कुछ खाना बना रहे हो, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतना तेजी से वो खाना पकेगा। अब इसके लिए एक नोट लिखना जरूरी है जो आप आगे आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि बर्नर ज्यादा तेज होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्टर होंगे। बट अगर हम एवरी टाइम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब एवरी टाइम 10-10 डिग्री टेम्परेचर का चेंज होगा तो हमारे क्या फर्क पड़ेंगे, उस केस में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, ROR डबल्स।
जरा ध्यान से समझेंगे, ये सारी चीजें आगे काम में आने वाली हैं। तो कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, नो डाउट। हम अपने जनरल डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर हमें 1 लीटर पानी बॉयल करना है तो कम टेम्परेचर पे ज्यादा टाइम लगेगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे जल्दी बॉयल हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक 10 डिग्री जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन मेरा डबल स्पीड से फास्टर होते जाएगा। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट देखें हमें क्या पढ़ना है। थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है अबाउट कैटालिस्ट, सॉरी थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है पहले कैटालिस्ट ही पढ़ लेते हैं। कैटालिस्ट का रूल क्या रहेगा, तो जैसा कि हमें पता है कि कैटालिस्ट होते क्या हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैटालिस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बट विदाउट गेटिंग कंज्यूम। ये क्लियर है। इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। अब कैटालिस्ट भी दो तरह के होते हैं, कैटालिस्ट भी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, देखें ध्यान से। एक हमारा होगा पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक होगा नेगेटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट हमारे ROR को क्या करेगा, पॉजिटिव जो कैटालिस्ट होगा हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और नेगेटिव कैटालिस्ट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव ने रेट को पॉजिटिव किया बढ़ा दिया, नेगेटिव ने स्लो डाउन किया रेट को घटा दिया। तो कैटालिस्ट का भी हम लोग समझ गए कि क्या क्या रोल है। तो अब तक हमने 3 रोल समझा। एक, रिएक्टेंट जितना ज्यादा होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टर्म्स आ रहे हैं। ये हमने डेली लाइफ में भी फील किया हुआ है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ाएंगे रिएक्शन डबल होते जाएगा, हर बार 10 डिग्री बढ़ाएंगे हर बार रेट डबल हो जाएगा। कैटालिस्ट में मैंने आपको बताया कि कैटालिस्ट ऐसी चीजें हैं कि जो इन्फ्लुएंस तो करती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की बट विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, वो खुद कंज्यूम नहीं होती है। जनरली ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट एक नेगेटिव। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में काम आता है, ये डिक्रीज। जनरली हमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करनी रहती है। अब हम ये 3 फैक्टर जान गए हैं, अब और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, फोर्थ वन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कह रहा है कि रिएक्टेंट्स के नेचर पे कैसे कैसे क्या फर्क आएंगे ये हमें जानना है। तो हमें पता है कि जितनी आसानी से रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी आसानी से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और अगर रिएक्टेंट्स मजबूती से बने हुए हैं तो प्रोडक्ट भी लेट फॉर्म होगा। तो क्लियर सी बात है कि रिएक्टेंट्स के नेचर पे रेट डिपेंड कर रहा है कि मोर इजिली द रिएक्टेंट ब्रेक्स, द मोर इजिली the reactants breaks, the more easily reactants break, जितने आसानी से रिएक्टेंट्स टूटेंगे उतने ही आसानी से हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। the more easily product forms। तो सिंपल सी बात है कि हमारा केमिकल रिएक्शन होता ही है ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगर ओल्ड बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएंगे तो न्यू बॉन्ड भी इजिली फॉर्म हो जाएंगे, और इजिली फॉर्म होने का मतलब क्या होता है, दैट इज मोर ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। इजिली फॉर्म होने का मतलब फास्टर फॉर्म होगा, तो मोर द ROR। अब अगर इसी चीज को मैं आपको किसी दूसरे व्यू से लिखाऊं, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट पे बात करें तो जनरली हम 3 तरह के स्टेट्स जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप इन जनरल खुद भी गेस कर सकते हैं कि कहां पे रिएक्शन ज्यादा फास्टर होगा। सॉलिड्स के बॉन्ड्स को टूटने में ज्यादा मुश्किल होगी विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, लिक्विड के बॉन्ड को टूटने में मुश्किल होगी विथ रिस्पेक्ट टू गैस।
तो सबसे आसानी से किसका बॉन्ड टूटेगा, दिस वन। इससे थोड़ा टफ वे, सबसे टफ सॉल्यूट को तोड़ना। तो जो जितनी आसानी से टूटेगा उतना अच्छा रिएक्शन देगा, तो जितना इधर आएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये चीजें भी आप समझ गए। तो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया पे अगर बात करें तो सरफेस एरिया भी आपको पता है कि हम जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते जाते हैं उतना तेजी से रिएक्शन होते जाता है। डेली लाइफ में आपने इसका यूज देखा होगा। जैसे आपके पास एक गर्म दूध है या गर्म खाना है, आप उसको छोटे बर्तन में रखेंगे तो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन उसी को बड़े बर्तन में फैला के रख देंगे तो फास्टर ठंडा होगा। तो जितना ज्यादा फैला के रखा, या कपड़े भी हम पसारते हैं छत पे या कहीं धूप में, अगर कपड़े को एक साथ सटा के रख दें तो सूखने में टाइम लगता है, बट उनको फैला फैला के रख दें, सरफेस बढ़ा दें तो रिएक्शन फास्ट होती है, सूखते जल्दी है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया आएगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये चीज आप समझ गए। इसके लिए अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो आप क्या कीजिए, एक फिर से लीजिए एक लकड़ी के टुकड़े को, जैसा मैंने वहां पे लिया था, ब्लॉक ऑफ वुड, और उसको बर्न कीजिए। फिर उस ब्लॉक ऑफ वुड को क्या कीजिए, मल्टीपल पीसेज में कट कर दीजिए, बहुत सारे पीसेज में कट कर दीजिए, कट इनटू मेनी पीसेज। बहुत सारे पीसों में कट करने के बाद बर्न कीजिए, और आप ऑब्जर्व कीजिए कि कहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो ये लकड़ी का टुकड़ा पहले था वो जब बर्न कर रहा था विथ रेस्पेक्ट टू, अब उस लकड़ी के टुकड़े को बहुत सारे पीसेज में कट कर दिया गया। तो बहुत सारे पीसेज में जब आप, जैसे ये मार्कर है अभी जो सरफेस एरिया है, और जितनी बार इसको कट करेंगे उतने सरफेस बढ़ेंगे, क्योंकि जहां से आप कट करेंगे दोनों साइड न्यू न्यू सरफेसेस का फॉर्मेशन होगा। तो जितने ज्यादा पीसेज में कट करेंगे उतना इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना अच्छा सरफेस एरिया होगा बर्निंग भी उतनी फास्टर होगी। और बर्निंग अगर इसकी मोर होगी तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो भी मोर होगा, दैट इज ROR, मोर। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। द लास्ट वन इज द रेडिएशन। द लास्ट वन इज द रेडिएशन। सो रेडिएशन के बारे में अगर मैं कहूं तो जनरली रेडिएशन वाले का यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिसिटी में। जनरली इसका यूज कहां होता है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी में, फोटो इलेक्ट्रिसिटी में। अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको वो समझा दूं कि जब हम किसी भी जब हम किसी भी फोटो केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, इन एनी फोटो केमिकल रिएक्शन, इन एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन, जब हम किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इज, ये वर्ड याद रखना है, जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ जनरली वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके रेट जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, बट वो डिपेंड किस चीज पे करती है, तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती हैं। बट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट के इंटेंसिटी के कारण ये हमारा रिएक्शन ऑल्टर होता है, बट जनरली टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। अब अगर इसकी कोई एग्जांपल की बात की जाए तो एक इसका अच्छा एग्जांपल है जो हम रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2। जब इस पे हमारा रेडिएशन HNu एनर्जी पड़ती है तो क्या होता है, तो ये ब्रेक कर जाते हैं 2 वाटर एंड ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया कि हमारा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को
इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑल्टर करते हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हमने दो टाइप के रेट्स पढ़े थे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। दोनों रेट्स को पढ़ने के बाद इस लेक्चर 2 में हमने शुरू किया कि उन रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से लोग हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, इस पे हमने स्टार भी लगाया हुआ था क्योंकि आगे भी इस बारे में डिस्कस करना है। तो आप इस स्टार पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की। क्लियर है? उसमें मैंने सब समझा दिया कि डायरेक्टली रिलेशन है, टेम्परेचर से डायरेक्टली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 10 डिग्री का बता दिया, कैटलिस्ट दो तरह के बता दिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मैंने बता दिया कि जितनी इजीली ये टूटेंगे उतने अच्छे बॉन्ड बनेगी, तो जितने फास्टर इजीली टूटेंगे उतने फास्टर रिएक्शन होगी। स्टेट वाइज भी बता दिया, सरफेस एरिया से बता दिया, एक एग्जांपल ले लिया कि लकड़ी के टुकड़े को जलाइए और उसको मल्टीपल पीसेस में कट करके जलाइए तो जल्दी बर्न होगा, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा हुआ था। रेडिएशन के केस में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में जनरली जो रिएक्शन होगी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, तो रेडिएशन पड़ेगा, रिएक्शन अच्छे से होगा। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद अब हम बढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। अभी तक हमने पढ़ा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट फैक्टर बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। मैंने बोला था कि जैसे जैसे रिएक्टिंग स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्शन के रेट भी ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल दिया था हमने, एक ब्लॉक ऑफ वुड को ओपन एयर में छत पे जलाइए और उसी ब्लॉक ऑफ वुड को एक क्लोज्ड रूम में जलाइए, ओपन एयर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। उसी फैक्टर्स को मैंने वहां बोला था स्टार लगा लीजिए, अभी उसका डिटेल पढ़ेंगे। तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेट कैसे वेरी करता है। तो इसकी सबसे पहले स्टडी जो की थी वो गुल्डबर्ग एंड वेज ने की थी और इस रूल को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को सबसे पहले क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने रेट के डिपेंडेंस को कॉन्सेंट्रेशन के साथ बताया। तो किन लोगों ने बताया था? तो वो थे हमारे गुल्डबर्ग एंड वेज, 1864 में इन्होंने बता दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था और जो भी कहा था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं कि ये जो हमारा रूल है वो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है। ये जो रूल है वो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है क्योंकि आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वेज। क्यों दिया था इन्होंने? तो इन्होंने कहा था कि द इन्फ्लुएंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले इन्होंने ही दिया था इन्फ्लुएंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, बट इन्होंने जो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था कैसे एक्सप्रेशन थी? थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन थी। तो इन्होंने क्या कहा था कि हाउ टू कैलकुलेट ROR एक्यूरेटली, हाउ टू कैलकुलेट ROR एक्यूरेटली। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है, टाइम बढ़ते जाता है, पासेज ऑफ टाइम के साथ साथ हमारे रेट भी डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा टाइम पास करते जाता है रिएक्शन में, पासेज ऑफ टाइम के साथ रेट भी डाउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स घटने लगते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट्स घटने लगते हैं रेट भी कम होने लगता है। हम इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट, अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज्यादा है तो हमारे रेट भी ज्यादा होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, छत पे ऑक्सीजन ज्यादा थी, लकड़ी अच्छे से बर्न हो रही थी। तो इन्होंने देखा कि जो रेट है वो रिएक्टेंट्स पर बेटर डिपेंड कर रही है, क्योंकि रिएक्टेंट्स अगर ज्यादा रह रहे हैं तो रेट फास्टर हो रहा है, रिएक्टेंट्स घटते जा रहा है, रेट भी घटते जा रहा है। तो इन्होंने कहा था कि अगर ROR को निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ डिपेंड करेंगे किस पे? ओनली रिएक्टेंट्स पे, ना कि प्रोडक्ट पे। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ किसका कंसीडरेशन करें? रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की, ना कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की। तो इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन कहां से लाया मैंने आपको बता दिया। किसी भी रिएक्शन को पासेज ऑफ टाइम के साथ देखते थे तो रेट कम होते जाता था, क्योंकि रिएक्टेंट्स भी कम होते जाती थी। तो रिएक्टेंट्स ज्यादा तो रेट ज्यादा। तो इन्होंने बोला कि ऐसे भी रेट डिपेंड किस पे कर रहा है? रिएक्टेंट पे कर रहा है। तो हम जो भी एक्सप्रेशन देंगे थ्योरेटिकल वो रिएक्टेंट्स पे देंगे, प्रोडक्ट पे नहीं देंगे। तो इन्होंने पहले एक जनरल इक्वेशन ले लिया, कोई भी एक जनरल इक्वेशन, और प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं था तो सीधा इसको प्रोडक्ट लिख लीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक्यूरेसी रिएक्टेंट के लेने से आएगी।
अब इन्होंने जो रेट इक्वेशन दिया वो क्या था, हम देख लेंगे। इन्होंने जो रेट इक्वेशन दिया वो क्या था। तो इस रेट इक्वेशन को जब हम पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे कि रेट बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन और उसे क्या रेट इक्वेशन दे रहा था, अब हम देखेंगे। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant and concentration of reactant only, बट इनके स्टेचियोमेट्री के कोफिशिएंट अभी छूटे हुए हैं, तो स्टेचियोमेट्री कोफिशिएंट भी लगाना जरूरी है। तो यही था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, जो बोला था कि रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेंगे रेट। अब इस रेट को अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाना चाहें तो हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू देनी पड़ती है, हमने दे दिया। बाकी चीजें एज इट इज। बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं किया हमने। रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन लिए, स्टोइचियोमेट्रिक पावर दे दिया। रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन लिए, स्टोइचियोमेट्रिक का दिया। प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इस सिंबल को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट दे दिया। ये कांस्टेंट क्या है, तो k इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट। k इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हमने ऐसा ले लिया, अगर सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दोनों यूनिटी हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दोनों यूनिटी हो जाए, और कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो मोलर कैपिटल M। अब ये दोनों यूनिटी हो जाए तो इनकी यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर, वो भी आप लिख लेंगे, मोल पर लीटर। उस केस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, 1 1, तो रेट इक्वल टू K, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो मैं एक ऐसा केस कंसीडर कर रहा हूं जहां रिएक्टेंट्स की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 है और अदर रिएक्टेंट्स की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 है। तो इसको 1 और 1 ले, पावर कुछ भी हो, ओवरऑल 1 इंटू 1 1, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट के बारे में एक और चीज अब हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट भी रेट ही है। रेट कांस्टेंट भी रेट है किस केस में, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1 हो जाए। तो रेट कांस्टेंट इज द रेट, यहां लिख लेंगे, rate constant is the rate constant is the rate when concentration of reactants is taken to be unity 1। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बोल दिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है, और क्यों उन्हें पता चला कि हमें रिएक्टेंट पे लेना चाहिए, प्रोडक्ट पे नहीं, क्योंकि उन्होंने जब नेचर देखा रिएक्शन का तो रिएक्शन धीरे धीरे पासेज ऑफ टाइम के साथ स्लो होती थी और टाइम के साथ रिएक्टेंट भी घटते जाते थे, क्योंकि डिक्रीजिंग मैनर में डिसअपीयरेंस होता है रिएक्टेंट्स का। तो इन्होंने कहा कि रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा, सिर्फ रिएक्टेंट लो, प्रोडक्ट छोड़ दो। सिर्फ रिएक्टेंट्स को लिया, प्रोडक्ट को छोड़ दिया, और अपना प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया, कांस्टेंट दिया, वो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट था। अब इस रेट कांस्टेंट को मैंने बता दिया कि वो नथिंग बट रेट है स्पेशल केस में जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन टू बी यूनिटी। तो इतने जानने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, इस रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, आपको बहुत ध्यान से याद रहना चाहिए कि दिस इज द थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, आगे इसकी जरूरत है। तो हम पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, वहां से हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वहां से हमें कांस्टेंट टर्म मिला था रेट कांस्टेंट। तो इस रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हमें जानना है कि ये रेट कांस्टेंट होता क्या है। तो इस रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं आप। अगर ये जो रेट कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू बढ़ती है तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ के मोर द ROR, लार्जर द वैल्यू ऑफ के
मतलब जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि K इज द मेजर ऑफ ROR। ठीक है। दूसरा, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। हर एक रिएक्शन में अपनी अपनी अलग K की वैल्यू होगी। और K डिपेंड्स किस चीज पे करता है? तो टेम्परेचर पे। K डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बोर्ड के एग्जाम्स में लिखने के लिए आते हैं। K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और K किस चीज से इंडिपेंडेंट होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। K इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactants। तो ये चीज समझ गए हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन बोर्ड्स के एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली हमने लिख ली। लार्जर द वैल्यू ऑफ K, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। द नेक्स्ट वन, K इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से K चेंज करेगा, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट ऑफ K। तो हम इसको जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले जानेंगे हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमें पता है कि इसका रेट क्या होगा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा हुआ है। तो इसका रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू, अगर हम इक्वालिटी लेंगे तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन के पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 होगा। तो इतना हमें पता है। रेट हमने सीखा हुआ है, हम इंस्टेंटेनियस रेट का यूज कर सकते हैं। तो माइनस, सिंस रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, dA/dt इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। रेट के जगह हमने इंस्टेंटेनियस रेट कंसीडर किया, माइनस dA/dt इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की यूनिट क्या होती है? तो मोल पर लीटर। क्या होती है इसकी यूनिट? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। K को K के फॉर्म में ही रहने दीजिए। इसका क्या होगा? इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर। बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो मोल पर लीटर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है। और K की यूनिट क्या है? देखिए ध्यान से, K की यूनिट आ रही है 1/s। तो उसको क्या कर सकते हैं? सेकेंड का -1 इनवर्स। तो यहां से फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन बहुत क्लियर है, आई होप आपको दिख भी रहा होगा। तो रेट कैसे निकालना हमने फर्स्ट ऑर्डर का? हमें पता है कि वो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कोफिशिएंट हमने 1 लिया, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा था इसलिए कांस्टेंट भी रहा। रेट को हमने इंस्टेंटेनियस लिया, माइनस dA/dt KA। कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर। टाइम है सो सेकेंड, कैंसिल आउट हो गया, K इक्वल टू 1/सेकेंड, सो सेकेंड का इनवर्स। अब हम लेंगे किसके लिए? सेकेंड के लिए। फर्स्ट ऑर्डर हो गया हमारा, अब चलेगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब चलेगा किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां भी हम सेम बात कह सकते हैं कि वी नो दैट इसके रेट क्या होंगे। ध्यान से देखिए, अभी तो मैंने इसी को कॉपी किया। सिंस फर्स्ट ऑर्डर थे तो पावर था 1, अब सेकेंड ऑर्डर होंगे तो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सिमिलर फैशन में रेट क्या कर लेंगे? इंस्टेंटेनियस, माइनस dA/dt और K A का पावर 2। यहाँ फिर से कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर। टाइम का सेकेंड, K इंटू मोल पर लीटर और पावर 2। अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट क्या होगा? यहाँ मोल पर लीटर 1 टाइम है, यहाँ पे मोल पर लीटर 2 टाइम्स है। तो 1 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार बच जाएगा। स्क्वायर था तो स्क्वायर कट गया। अब देखिए K क्या आएगा? K इज इक्वल टू, ये इधर जो है नीचे जाकर उल्टे हो जाएंगे, या K को आप जिधर चाहिए जैसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको जैसे पड़े। तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा? 1/, ध्यान से देखेंगे, सेकेंड, और ये हो जाएगा मोल पर लीटर।
इसको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की जाए तो ऊपर जाके लीटर क्या हो जाएगा, माइनस लीटर प्लस नॉर्मल जो मोल है वो मोल इनवर्स, नीचे सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, क्योंकि ऊपर से चीजें चाहेंगे तो साइन तो बदलेगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इसी फैशन में किया। रेट लिखना हमने सीख लिया है लॉ ऑफ मास एक्शन से, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट्स पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर। रेट इंस्टेंटेनियस लगा दिया, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर कैंसिल आउट, के इक्वल टू पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 लग जाएगा, बस यही डिफरेंस आपके लिए। इंस्टेंटेनियस रेट कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर का स्क्वायर, एक बार का कट गया, वन टाइम बच गया, इधर गया तो नीचे आ गया मोल पर लीटर, जब ऊपर आएगा सब में माइनस, तो माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, तो लीटर पर मोल पर सेकंड। अब एक और देख लेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन से रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, जीरो ऑर्डर, तो फिर हमें वही लिखना होगा, वी नो दैट रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन के पावर, जब वन ऑर्डर में हमने यहाँ पे वन लिया है, वन ऑर्डर में वन लिया, वन लिखे हैं नहीं लिखे हैं, टू में टू लिया है तो जीरो में जीरो लेना होगा। और हम जानते हैं कि जब किसी भी चीज को जीरो ले लेंगे पावर तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। क्लियर है, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। और रेट को हमने किस रेट से निकाला हर बार, माइनस डीए बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट से। तो के किसके बराबर होगा, देखिए मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम है सेकंड, के बराबर है तो के को एलएचएस में ले लेंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड भी अब ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा रेट किसके लिए हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए। इन सब चीजों को देख के हम ये कह सकते हैं, कंपटीशन में ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और हम वहां बार बार इसको डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो हम एक जनरल लिख लेंगे, फॉर nth ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर का पूछे हमें यहीं से आंसर आ जाना चाहिए। तो यहीं से आंसर आने के लिए क्या होगा, एक्सप्रेशन देखिए, के इंटू मोल पर लीटर, अभी क्या है, के इंटू के इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन एंड सेकेंड के पावर -1। इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे, देखते हैं क्या इसका सही है या नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेरीफाई करेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए n 1, 1 माइनस 1 0, सारी चीजें खत्म, पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखिए 1 माइनस 2 तो -1, ये सारी चीजों में माइनस लग जाएगा तो मोल माइनस लीटर सीधा, मोल माइनस लीटर सीधा और पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर में देखिए 1 माइनस 0 1, तो ये चीजें बिल्कुल एज इट इज और पर सेकेंड। तो आप तीनों के लिए वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो इस फार्मूला से आपका कंपटीशन पॉइंट में, नीट में, जेईई में डायरेक्टली हो किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछे तो आप डायरेक्टली यहाँ उस ऑर्डर की वैल्यू n की डाल देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो हम इसको रब करेंगे, हमने फैक्टर्स देखे हैं कौन कौन से इफेक्ट कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन को, वहां से हमने रेट कांस्टेंट सीखा, रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स देखे। अब इन पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो पहले मैं इसको रब कर दूं। तो अभी हमने पढ़ा है अबाउट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो उससे डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम विच द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा था रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो अब यूनिट से हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अभी हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स पढ़े थे। कैसे पढ़े थे आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि अगर वो रिएक्टेंट के पावर, अगर वो जीरो ऑर्डर है तो यहाँ 0 देते थे, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 देते थे, सेकेंड ऑर्डर है तो 2 देते थे, और हम लोग सारा कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उसी रेट कांस्टेंट के बेस पे ऑर्डर बता देना है। तो वहां हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जाके अगर कंपेयर करेंगे कि लीटर पर मोल पर सेकंड कितने ऑर्डर का था, तो वो सेकंड ऑर्डर का था। पर सेकंड के बारे में जाके देखेंगे तो किसका ऑर्डर का था,
तो फर्स्ट ऑर्डर का। तो जब जो मैंने प्रीवियस आपको पढ़ाया अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो रेट कांस्टेंट के यूनिट को जाके वहां से मैच कर लेंगे। सेकंड ऑर्डर में बिल्कुल यही यूनिट है और फर्स्ट ऑर्डर में यही यूनिट है। तो सिर्फ ऑर्डर के यूनिट्स को देख के सिर्फ रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख के ऑर्डर बता देंगे कि ये ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 1 है, क्योंकि ये यूनिट उन्हीं के करस्पॉन्डिंग है। अगर इस चीज को समझने में दिक्कत हो तो रब करने के जस्ट पहले जो मैंने 3 केस डिराइव किया था रेट कांस्टेंट का, तीनों को सामने रख के मैच कर लीजिए। ये 2 से मैच करेगा, ये 1 से करेगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, द रिएक्शन इज इतना ओबे द रेट इक्वेशन। अब ये जो रेट इक्वेशन है हमने ध्यान से देखना है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। पहले मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाने के साथ मैंने ऑर्डर की प्रॉब्लम करा दी है, ताकि अब जब मैं रेट एक्सप्रेशन कराऊंगा तो एक्चुअली थ्योरी वहां पे आती है ऑर्डर की, बट उससे आपको कंफ्यूजन होगा। अब आपको क्लियर होने लगेगा कि रेट इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, रेट इक्वेशन अगर रूल से लिखते लॉ ऑफ मास एक्शन से तो कोफिशिएंट कुछ और आते, इसीलिए हम प्रॉब्लम पहले कर रहे हैं कि हमें पता चले कि लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या प्रॉब्लम थी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑर्डर पढ़ना हमें कहां, जब हम रेट लॉ पढ़ेंगे, बट रेट लॉ पे डायरेक्ट एंट्री करा दूं तो वापस रेट कांस्टेंट पे आना मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान से समझे क्या अंतर है। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा एक ही लॉ, रेट इक्वेशन, कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट लिखते हैं तो इसकी कोफिशिएंट यहां आनी चाहिए थी और इसकी कोफिशिएंट यहां पर, ऐसा हुआ नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 आया, यहाँ 3 है, यहाँ 3/2 आया। तो इससे ये क्लियर हो चुका है कि इस इक्वेशन और रेट इक्वेशन में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था आपको लॉ ऑफ मास एक्शन तो बहुत क्लियर कहा था, लिख दिया था रेट से कि दिस इज अ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। हमने बहुत क्लियर जब पढ़ाया था लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ रेड पेन से लिखा था थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन। तो थ्योरेटिकल जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सही नहीं है, बिकॉज ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल वन। ऑर्डर निकालना एक्सपेरिमेंटल काम है, बट लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल है, इसीलिए मिसमैच आ रहा है। क्योंकि पढ़ा हमने थ्योरेटिकल और जो रेट निकालने जा रहा है, ऑर्डर निकालने जा रहा है, वो एक्सपेरिमेंटल है। कैसे एक्सपेरिमेंटल है? ये जो हमारा रेट है, ये रेट इक्वेशन है जो अभी हम पढ़ेंगे, ये कि लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं है। तो एक्चुअली ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेट एक्सप्रेशंस के कोफिशिएंट, ये जो पावर है, उनको ऐड करना पड़ता है। बट ये लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन से यहाँ 1 और यहाँ 3 आता और आंसर 4 आ जाता, बट एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है हमारा 2। तो ये चीज अगर बहुत ध्यान से समझ जाएंगे तो एक चीज समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकली उसने बोला कि रिएक्टेंट का कोफिशिएंट को यहाँ डाल दें और दोनों को ऐड कर देते तो हमारा ऑर्डर आ जाता, बट ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल। तो कभी भी लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट नहीं आएगा, रेट निकालने के लिए एक नया एक्सप्रेशन आएगा। दिस एक्सप्रेशन इज रेट लॉ एक्सप्रेशन विच वी विल स्टडी नाउ। एंड उसके पहले क्वेश्चन कर लेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड राइट इट द रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन हम लिख सकते हैं, बट रेट लॉ इक्वेशन अभी हमने नहीं सीखा है। तो यहां से तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर दिया हमने, 1/2 + 3/2 = 2। अब यहां से पूछ रहा है कि रिएक्शन दे चुका है, जीरो ऑर्डर है, राइट द रेट इक्वेशन। तो जब रिएक्शन हमें दे चुका है, जीरो ऑर्डर है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स होते हैं। अब रिएक्टेंट्स को अल्फा हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये अगर कोफिशिएंट डालें तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन होगा, बट ऑर्डर लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं, रेट लॉ से आते हैं। तो हमारे यहाँ दिया हुआ 0, तो हम दोनों पे क्या डाल देंगे, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी के साथ लिया तो ये, अगर के के साथ लिया तो ये। तो अब ये चीज बहुत क्लियर हो चुकी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेटिंग ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल। सो अगर थ्योरेटिकल बेस पे लिखते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन तो यहाँ से 1 और यहाँ से 3 4 आता ऑर्डर, बट थ्योरेटिकली नहीं, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वन। और एक्सपेरिमेंटली जो हमें रेट दिया हुआ है उसकी पावर हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। एक्सपेरिमेंटली जो है रेट आता है, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो पहले हम इसको रब करेंगे और फिर पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ लिया है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वो एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था। तो अब हम पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये क्या हमारा एक्सपेरिमेंटल है।
एक ऐसा एक्सप्रेशन है एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, लॉ ऑफ मास एक्शन से जो हम रेट इक्वेशन लिख रहे थे उसके जो कोफिशिएंट है कुछ अलग आ रहे थे, बट रियलिटी में हमें थ्योरेटिकल वन नहीं, हमें एक्सपेरिमेंटल वन चाहिए, क्योंकि रेट ऑर्डर सब एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन पे डिपेंड करते हैं। तो मैं इसको पढ़ा के दोनों को कंपेयर कर दूंगा ताकि और क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज रेट लॉ, पहले हम रेट लॉ जानने के लिए एक जनरल कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लेंगे। प्रोडक्ट्स। अब देखिए क्या होगा, रेट इक्वेशन, बट किसके अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, ना कि मास एक्शन। तो देखिए क्या होगा, रेट, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रखेंगे तो हमें के लगाने की जरूरत नहीं होगी, ए बी। अब ध्यान से देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है। अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता तो यहाँ स्मॉल ए यहाँ स्मॉल बी होता, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट फाउंड ट्रू ऑलवेज। समझ में आई बात? अब इसको ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता तो यहाँ पे ये स्मॉल ए आते हैं, यहाँ पे स्मॉल बी, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट फाउंड एंड लॉ ऑफ मास एक्शन वाज थ्योरेटिकल, तो हम ए और बी जाके डाल देते थे। यही डिफरेंस है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन में। अब इस एक्सप्रेशन से हम आराम से ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहां से ऑर्डर निकालना आसान है। ऑर्डर क्या होगा, यही जो कोफिशिएंट्स होंगे रिएक्टेंट्स के, पावर जो होंगे उनको ऐड कर देंगे, यही इनका ऑर्डर होगा। द सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो एक रिएक्टेंट पे P है दूसरे पे Q, तो P प्लस Q इज नथिंग बट ऑर्डर। अब यहाँ कंक्लूजन या कंपैरिजन बहुत जरूरी है, तो हम कंपेयर कर लेंगे तो प्रॉब्लम पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो कंपेयर किस किस के लिए कर रहे हैं हम, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ में। दोनों में कंपेयर करना है हमें, देखिए क्या क्या आता है। दोनों में जब कंपेयर करना है तो हम करेंगे, हम इसी इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे दोनों के लिए और दोनों के अकॉर्डिंग रेट लिख लेंगे। अभी मैं छोड़ रहा हूं जगह, रेड पेन का यूज करूंगा। बेस तो इतना ही रहता है। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन लेते थे तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, याद कीजिए, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था। तो ये थ्योरेटिकल पावर दे देता था, पावर ए एंड पावर बी। बट रेट लॉ क्या था हमारा, थ्योरेटिकल नहीं था, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन था। तो एक्सपेरिमेंट करने वाला जाने, हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हम एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होगी। तो इस केस में क्या गिवन है, P एंड Q, तो ये वैल्यू गिवन है। अब दोनों में डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसको यूज करके रेट निकालें तो क्या आएगा। अगर आप इस वैल्यू को बाय मिस्टेक यूज करते हैं ऑर्डर निकालने के लिए तो आपका ऑर्डर आ जाएगा A प्लस बी, बट एक्चुअल फॉलो यहां से होता है। एक्चुअल ऑर्डर कितना है, P प्लस बी। अब दिस A प्लस बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू P एंड Q। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब सिंपल रिएक्शंस होती हैं सिंगल स्टेप तो ये दोनों मैच कर जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये बहुत क्लियर कर दो कि दिस इज द थ्योरेटिकल वन, हमेशा इसके स्टोइचियोमेट्री के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। बट ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये लोग थ्योरेटिकल पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये लोग एक्सपेरिमेंटल पे। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें नहीं पता होगी, हमें एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू देंगे। ये P एंड Q की वैल्यू मे बी A एंड B के बराबर हो जाए, आई डोंट नो, बट दे विल गिव अस एंड वी हैव टू फॉलो दिस वन, एक्सपेरिमेंटल वन। तो P प्लस Q को ऐड करेंगे तो ये सही ऑर्डर आएगा। ये हमेशा सही नहीं आएगा क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा A B P Q के बराबर हो जाए।
तो इसके लिए हम कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि बाय लॉ ऑफ मास एक्शन वी कैन नॉट कैलकुलेट द आरओआर एक्यूरेटली. By law of mass action we cannot calculate the ROR accurately because it is a theoretical concept. आप नोट डाउन कर लेंगे कि by law of mass action we cannot calculate the ROR accurately because it is a theoretical value, but ROR is experimental value. और जब ROR experimental value है तो experimental concept पे डिपेंड करेगी, that is rate law expression. तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और इस चीजों को और भी बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे. यहाँ जगह नहीं है पर पढ़ना हमें यहीं पे है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं. 2NO2 प्लस 2NO2 प्लस F2 और क्या देगा हमें 2NO2 प्लस F2 क्या देगा हमें 2NO2F. इस इक्वेशन को जरा ध्यान से समझेंगे क्योंकि आगे इसकी जरूरत आने वाली है. अब इसमें भी दो पार्ट बनेंगे, एक हमारा कौन सा थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल. तो थ्योरेटिकल वाला कौन सा रहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन का. तो लॉ ऑफ मास एक्शन से तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, मास एक्शन से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. मास एक्शन से लिखेंगे तो क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NO2 का पावर, लिखता हूं मैं रेड पेन से, रुक जाएंगे. NO2 का पावर कितना आएगा 2 जो उसके कोफिशिएंट है, और F का पावर कितना आएगा 1. क्लियर है. ध्यान से देखेंगे, जब हमने मास एक्शन से इस इक्वेशन का रेट लॉ लिखा तो NO2 के पावर 2 एंड F2 के पावर 1 आया. अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इसके अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. अब रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंटल है, हमें नहीं पता, वो लिख के देंगे, तो उन्होंने हमें लिख के ऐसे दे दिया. जो हमारा NO2 है उसकी भी पावर में हमें 1 ही रह गया, और F2 है उसका भी पावर 1 रह गया. तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. अगर यहां से ऑर्डर निकालते तो 2 + 1 3 आता, बट यहां से ऑर्डर निकालते तो 2. सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज theoretical concept, mass action, but rate is the experimental concept. So this is true. This reaction is second order reaction. 1 + 1 2, not 2 + 1. ये 2 + 1 जो आएगा ऑर्डर 3, this is theoretical one, but we know that rate is experimental one, so we have to calculate from experimental equation, that is 2, order is 2. तो अब ये मैकेनिज्म में डिफरेंस कैसे आ गया, आखिर क्या ऐसा हुआ कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक अलग एक्सप्रेशन दे रहा है और रेट लॉ अलग दे रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है. तो इस मैकेनिज्म को जानने के लिए हम पहले इसको रब करेंगे और फिर उसका मैकेनिज्म जानेंगे. तो रब करने के पहले मैंने आपको ये इक्वेशन लिया था और इसको दोनों मेथड से, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन एंड बाय रेट लॉ से, दोनों के रेट लिखे थे. तो जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा था तो मैंने क्लियर किया था कि जो इनकी कोफिशिएंट होती है वही पावर में आ जाती है. तो कोफिशिएंट 2 था, कोफिशिएंट 1 था, करस्पॉन्डिंगली 2 and 1 आ गए. रेट लॉ मैंने बोला था एक्सपेरिमेंटल है, इसमें हमारा बस नहीं है. ये तो थ्योरेटिकल था, तो थ्योरेटिकल में हमने थ्योरी से 2 और उठा के डाल दिया, पर ये एक्सपेरिमेंटल है तो ये हमें कुछ नहीं करना, हमें गिवन रहेगा. यहाँ पावर 1 और ऑन दोनों से हमने ऑर्डर निकालने की कोशिश की थी. तो यहाँ से ऑर्डर देखिए क्या आ गया था, ऑर्डर आ गया था 2 + 1 that is 3, बट यहाँ से ऑर्डर आ गया था 1 + 1 2. कहाँ से 1 and 1 2. तो कौन सा करेक्ट होगा. तो मैंने बोला था कि सिंस ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, तो ये कट गया क्योंकि थ्योरेटिकल था. तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल. ऑर्डर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल, इसलिए ऑर्डर इसको फॉलो करेगा. मैंने बोला था कि इस इक्वेशन को समझने के पीछे इसका मैकेनिज्म क्या है हम वो जानेंगे. इसका मैकेनिज्म क्या है हम वो जानने की कोशिश करेंगे. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ रेट लॉ लिख लेंगे हम टॉपिक. कि क्यों ये वैरी कर रहा है. अब इस मैकेनिज्म ऑफ रेट लॉ को समझें. मैकेनिज्म ऑफ रेट लॉ समझने के लिए सबसे पहले हम थ्योरेटिकल लिख लेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल. तो थ्योरेटिकल तो हमारा यही है, थ्योरेटिकल तो यही है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 के पावर 2 एंड F2. सिमिलर, बट यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आप ये देख सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू. व्हाई? ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ड्यू टू मैकेनिज्म
ऑफ रिएक्शन। अब यही मैकेनिज्म आपको समझना है कि क्यों लॉ ऑफ मास एक्शन फेल किया। तो इस चीज को समझिए। हम सेम एग्जांपल लेंगे 2NO2F2। एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटली इसको एग्जामिन किया गया तो दिस वाज द 2 स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही थी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था आप देखेंगे, NO2 और F2 का मिक्सिंग हो रहा था। NO2 एंड F2, सिर्फ NO2 और F2 की मिक्सिंग हो रही थी और बन क्या रहे थे, देखिए NO2F। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल वन है, ध्यान देंगे, थ्योरेटिकल वन गलत हो चुका है, एक्सपेरिमेंटल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो 2 स्टेप रिएक्शन थी। तो स्टेप 1 में NO2F2 के साथ मिक्स करके NO2F एंड F बनाया था। स्टेप 2 में क्या हुआ, अब फिर से ये NO2 इसके साथ मिक्स कर रहा है, फिर से NO2F के साथ मिक्स कर रहा है और क्या बना रहा है, अब NO2F के साथ मिक्स कर रहा है और बना रहा है NO2F। ध्यान से देखेंगे, ये 2 है, यहां पे F2 था तो एक F एक्स्ट्रा निकला, यहाँ F1 है तो एक्स्ट्रा F नहीं निकला, बस इतना ही हुआ। तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, स्टेप 1 में NO2F2 से मिला, NO2F बनाया, एक एक्स्ट्रा F निकल गया, यहाँ एक्स्ट्रा F नहीं था, यह प्रोडक्ट बन गया। अब ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। अब हम जानते हैं कि जब भी मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन होती है तो जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी से रेट डिटरमाइन करते हैं, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उससे हम रेट डिटरमाइन करते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये फर्स्ट स्टेप वाज द स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप वाज द स्लो। तो रेट डिटरमाइन करने का स्टेप कौन सा रहेगा, फर्स्ट स्टेप। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक मंथ में आपने फिजिक्स के 3 चैप्टर खत्म किए और उसी मंथ में केमिस्ट्री के आपने 2 चैप्टर खत्म किए, तो किसी ने आपसे पूछा कि पर मंथ तुम कितना चैप्टर कवर कर रहे हो, तो अगर आप 3 बोलेंगे तो फिजिक्स के लिए तो ट्रू हो जाएगा बट केमिस्ट्री के लिए गलत। तो कोशिश करनी है कि मिनिमम वैल्यू बोले। अगर आप बोलेंगे पर मंथ मैं 2 चैप्टर कर रहा हूं तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपने 2 चैप्टर किए हैं और फिजिक्स में भी आपने 2 किए हैं, इसलिए हमेशा लोअर वैल्यू ली जाती है। तो अब ये स्लोअर वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हमें नहीं पता, एक्सपेरिमेंटली देखा हमने, ये स्टेप 2 स्टेप का रिएक्शन थे जिसमें स्टेप 1 स्लो है, तो स्लो वाले स्टेप का यूज करते हैं रेट डिटरमाइन करने के लिए। अब उससे पहले मैं इसका टोटलिंग कर लूं, यानी एडिशन। देखिए क्या क्या चीजें कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, कॉमन चीजें कैंसिल। यहां से क्या बच रहा है, देखिए NO2 and NO2, 2NO2 और क्या बच गया F2। RHS देखिए NO2F NO2F क्या हो जाएगा 2NO2F, प्लस तो कुछ बचा ही नहीं। क्लियर है, तो देखिए यही रिएक्शन है 2NO2 F2 2NO2F। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो रिएक्शन था मल्टीपल स्टेप था, 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, दोनों को ऐड करके फाइनली मैंने यही इक्वेशन अचीव कर लिया, फाइनली सिमिलर इक्वेशन अचीव किया। तो ये इक्वेशन होने के लिए इन 2 प्रोसेस से गुजरना होगा, जैसे फर्स्ट स्टेप स्लोअर है। तो एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो रेट क्या होगा। अब सबसे मेन डिस्कशन कंक्लूजन, बिकॉज कंक्लूजन बहुत जरूरी है। अब रेट क्या होगा, ये तो क्लियर है कि 2 ही चीज पे डिपेंड करेगा। यहां से नहीं देखेंगे क्योंकि ये टोटल वाला है, देखिए यहां से देखेंगे तो क्या होगा, NO2 पे 2 F2 पे 1। अगर इसको देख लिया तो NO2 पे 2 F2 पे 1, NO2 पे 2 F2 पे 1। बट यही तो मैकेनिज्म है कि ओवरऑल पे नहीं, स्टेप 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो NO2 के कोफिशिएंट 1, F2 के भी कोफिशिएंट 1, NO2 के भी कोफिशिएंट 1 और F2 के भी कोफिशिएंट 1। कोई पावर आने की जरूरत नहीं है। देखिए NO2 के भी कोफिशिएंट 1, F2 के भी कोफिशिएंट 1। तो बहुत ध्यान से मैं कंक्लूजन कर दूं, क्योंकि कंक्लूजन बहुत जरूरी है। हमने जो थ्योरेटिकल लिया इस इक्वेशन के लिए, थ्योरी से पावर 2 थ्योरी से पावर 1 लिखा, वो कौन सी थी, टोटल इक्वेशन देख लिया था हमने, थ्योरी से पावर 2 थ्योरी से पावर 1। बट इस इक्वेशन के मैकेनिज्म में गए तो दिस वाज मल्टी स्टेज रिएक्शन,
तो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप वाज स्लोयर, सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो इस स्टेप के थ्रू जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी द एक्सपेरिमेंटल एंड करेक्ट वन। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग NO2 की कोफिशिएंट 1 एंड F2 की भी कोफिशिएंट 1, so this one is the true one। so law of mass action is a theoretical one which depends on the total equation, but rate law expression is the experimental one which goes in the mechanism and follows only slowest step। so ये करेक्ट हो गया हमारा। तो इसके साथ हमारा एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट ये रह गया कि हमने जो पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें दो पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने रेट निकालना, रेट इक्वेशन थ्योरेटिकल विच इज लॉ ऑफ मास एक्शन। थ्योरेटिकली हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते और रेट भी, बिकॉज ऑर्डर एंड रेट बोथ का डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इधर से ऑर्डर नहीं निकलेगा और रेट आना होगा हमें एक्सपेरिमेंटल साइड, और मैकेनिज्म भी हमने बता दिया। तो याद रहे हमेशा कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वन। ऑर्डर निकालने के लिए कभी भी लॉ ऑफ मास एक्शन की थ्योरेटिकल पावर को जोड़ेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। हमें एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन दैट इज रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जोड़ने होंगे। हमने जब कंपेयर किया था तो इधर से मैंने लिया था A and B, इधर से आया था P and Q। दिस P and Q may and may not equal to A and B, तो बेटर होगा कि हम इनके पावर को ऐड करें ना कि इनके, क्योंकि दिस वन इज एक्सपेरिमेंटल एंड ऑर्डर इज आल्सो एक्सपेरिमेंटल। तो इसको मूव रब करेंगे, ऑर्डर हो गया है, फटाफट हम मॉलिक्युलरिटी देख लेंगे। तो ऑर्डर हमने पढ़ लिया है विच वाज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अब आ गया हमारा मॉलिक्युलरिटी विच इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। सो व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी? तो पहले मैं इसके डेफिनेशन को अच्छे से हम समझ लेंगे। तो मॉलिक्युलरिटी क्या कर रहा है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स के केस में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड। वो क्यों कोलाइड करने चाहिए? रिएक्टेंट्स कोलाइड करें ताकि एक रिएक्शन हो साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। तो जो रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, वही हमारे मॉलिक्युलरिटीज होंगी। क्लियर है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगी, जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे, वो कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट मिलेगा और केमिकल रिएक्शन होगा। इस चीज को देखिए इक्वेशन में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक इक्वेशन ले लीजिए, H2 + I2 क्या देगा हमें? 2HI। अब आपसे किसी ने पूछ दिया कि इनकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, इनकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? तो मैंने जैसा बोला कि विच मस्ट कोलाइड, क्या? रिएक्टिंग स्पीसीज। So 1 mole of reacting species of hydrogen and 1 mole of reacting species of iodine. 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine collide in order to give the 2 mole of HI। तो हमें सिर्फ reacting से मतलब 1 and 1। So molecularity क्या हो जाएगी? 1 + 1 that is 2। तो इसको क्या कह सकते हैं? बाइमोलिक्यूलर। एक और एग्जांपल लीजिए तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। N2 + 3H2 gives 2 moles of ammonia। फिर रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? तो 1 मोल ऑफ अमोनिया 3 मोल ऑफ H2 से कोलाइड कर रहा है और 2 मोल अमोनिया दे रहा है। हमें सिर्फ रिएक्टिंग से मतलब है, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। सो 1 + 3 कितने हो जाएंगे? सो कोई पूछा कि मॉलिक्युलरिटी क्या है इसकी? मॉलिक्युलरिटी, सो 1 + 3 = 4। क्लियर है? तो मोलिकुलरिटी बहुत आसान है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज या नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए रिएक्शन। तो साथ साथ में 1 and 1, सो 2, 1 and 3, सो 4। सो मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। यहां से एक नोट लिख लेंगे जो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कह रहा है कि जो है मोलिकुलरिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं। तो मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी, किसके लिए बात हो रही है? मोलिकुलरिटी के लिए। मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी क्या? नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें दिख रहा है जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं। फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल नहीं कोलाइड करेंगे, 1, 2, 3 इंटीग्रल मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। नेगेटिव मॉलिक्यूल क्या कोलाइड करेंगे? नहीं। तो मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। बट
अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में बी जीरो फ्रैक्शनल और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वाज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, और एक्सपेरिमेंट हमें जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर देंगी वही होगा, तो उस पर हमारा जोर नहीं है। तो अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। तो ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर इज द पावर टू विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज। ऑर्डर हम रेट लॉ से लेके P प्लस Q को ऐड कर लेते थे। और मोलिकुलरिटी क्या है? इसमें है कि जो साइमल्टेनियस मॉलिक्यूल के कोलिजन हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के। तो पहला हो गया हमारा ऑर्डर का कि वो रेट लॉ से आ रहा है, और मोलिकुलरिटी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से आ रहा है। दूसरा, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है बट मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल है। द थर्ड वन, ऑर्डर कैन बी जीरो फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव बट मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। क्योंकि मोलिकुलरिटी तो हमें दिख रहा है बट ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि वो जो भी हमें एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आएगी हमें वो मानना होगा, बिकॉज ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वन। तो आप लिख लेंगे डेफिनेशन किसका? डिफरेंस लिख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर थ्योरेटिकल है और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है एंड मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल है। और दोनों का डेफिनेशन लिख लेंगे। ऑर्डर के केस में पावर का एडिशन होता है, पावर्स के जो कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर्स होते हैं, और मोलिकुलरिटी में रिएक्टेंस का एडिशन होता है। और तीसरा, ये नेवर बी नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी। तो इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट रह जाए तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बट बहुत ध्यान से लेक्चर को पढ़िए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, थैंक यू।